तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी कैमरे में आ जाएं और डायरी पेन निकाल करके आप बैठें। ठीक है। साथ ही साथ कहीं पर भी आप ऐसी जगह में बैठे हैं जहां बहुत शोर हो रहा है, तो आप वहां से हट जाएं और एकदम फोकस होकर के शांत जगह में बैठें। ठीक है। अगर आप सोए हुए हैं तो बेड से उठ जाएं, क्योंकि जो जागा वही पाया, जो सोया वो खोया। क्लियर है? तो जाग जाइए दोस्तों और उठ करके बैठ करके पूरे शिद्दत से आज इस ट्रेनिंग को लीजिए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, हम स्कूल या कॉलेज जो जाते हैं तो वो हमारा मंदिर होता है, विद्या का मंदिर होता है। तो ये जो जूम पैनल है ये भी विद्या का मंदिर। अगर इस विद्या की आप इज्जत करेंगे, उठ के बैठ करके आप अच्छे से तैयार होकर के नोट्स बनाएंगे, तो ये विद्या भी आपका इज्जत करेंगी और ये विद्या से आप बहुत सारा धन कमाएंगे। ठीक है। क्योंकि विद्या ददाति धनम, ऐसे करके कोई है, कुछ है ना, लाइन में भूल गया हूँ संस्कृत का, उसी से लाइन में पूरा वो है। ठीक है। हम स्कूल में पढ़ते थे। कोई अगर चैट बॉक्स में टाइप कर पाए, कोई यहाँ टीचर्स हो जो अभी पढ़ा रहे हो, तो वो इस लोग को जरूर पूरा लिख दे यहाँ पर। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। मैं हमारे आज के जो स्पीकर हैं उनको उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जो हमारे स्पीकर हैं, एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ठीक है। और हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर सीख रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री को, और वहां पर हम अपने पैसे लगा करके उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो हमको टेक्निकली बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, टेक्निकली बहुत ही सोल्ड होना पड़ेगा। क्लियर है? तब जा करके हम इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत पहचान पाएंगे। क्लियर है? तो जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये सारी चीजों को देखिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वही आपको अच्छे से क्लैरिटी दे सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे पर्सनालिटी जिनका ऑलरेडी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उनका नाम है मिस्टर शशि शेखर शर्मा। एक बार सर के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए जोरदार जब मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करूं। तो शशि सर, क्या आप यहाँ पर अवेलेबल हैं? एक बार हैंड रेस कर दें। और आप ऐसे, आप किस नाम से अवेलेबल हैं? शशि सर, एक बार चैट बॉक्स में आप यस टाइप करें तो मेरे को समझ में आए कि किस नाम से आप लॉग इन है। देखिए कि इन्होंने संस्कृत का पूरा श्लोक भी लिखा है। बहुत बढ़िया। इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ओके। मैं भी जिस कोचिंग में पढ़ता था, आईआईटी की तैयारी करता था, उसका नाम भी इन्फिनिटी था। और सर के जूम का नाम भी इन्फिनिटी है, अनंत, अनंत सॉल्यूशन। नाम में बहुत गहराई छुपी है। सर एक बार अनम्यूट करेंगे? Hello, are you getting my voice, बिल्कुल Amarjeet सर। sir? वेलकम सर। और एक बार मैं आप Thank सभी you को so अनम्यूट much. करता हूं सर, और क्या बोलते हैं, ताकि आपके लिए जोरदार वेलकम हो जाए। आप सर को गुड मॉर्निंग बोले और सर को अप्रिशिएट करें। आप सभी अनम्यूटेड हैं। तो गुड मॉर्निंग शशि सर एंड वेलकम टू अवर ग्रो Good टुगेदर morning, मीटिंग। sir. Good Good morning, morning, sir. Good sir. morning, sir. Welcome to our मॉर्निंग this Morning, sir. meeting. Good morning. Morning, sir. सर एफटी जैसे तो नहीं होगा ये भी। वेरी गुड मॉर्निंग शशि सर, वेलकम। मॉर्निंग बहुत सर। एक्साइटेड हैं आज हम आपके सेशन को अटेंड करने के लिए। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग Good सर, गुड morning, मॉर्निंग। dynamic person. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। ललित फ्रॉम बिलासपुर। Good गुड morning, मॉर्निंग sir. सर। Good morning. जैसे तो नहीं होगा सर, एनएफटी जैसे तो नहीं होगा ये भी। तो गुड मॉर्निंग शशि सर। और देखिए सब बहुत ही एक्साइटेड है, हमारी गुड टीम के मॉर्निंग लोग आज की सर। ट्रेनिंग लेने के एनएफटी लिए। जैसे तो नहीं और बहुत सारी उम्मीदें आपसे आपसे जुड़ी हुई है हमारी। तो ओवर टू यू सर, सर एनएफटी जैसे तो नहीं होगा। फॉर टुडेज ट्रेनिंग। My voice is clear, audible to all. आपको सभी को आवाज जा रही है मेरी? यस यस, जा रही है सर। ओके, तो स्टार्ट करें ट्रेनिंग कि कुछ और भी वेट करें? नहीं सर, क्लियर है। बस मैं एक टॉपिक बता दे रहा हूँ कि आज का जो जी। टॉपिक शशि सर ने भेजा हुआ है, वो टॉपिक ये है कि एनुअल परसेंटेज यील्ड एपीवाई के ऊपर सर आज बताने वाले हैं। ठीक है। और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो
वो इस पूरे सिस्टम में उसको बताने वाले हैं और ओरिजिन का फ्यूचर बताने वाले हैं। क्लियर है? तो ये सारी टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं शशि सर। ठीक है, तो इस टॉपिक जो आप लोगों सबका क्वेश्चन था एपीवाई को लेकर के, तो ओवर टू यू शशि सर, प्लीज कंटिन्यू सर। अमरदीप सर, बाकी लोग का आप अगर म्यूट कर दीजिए। यस, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ सर। एनएफटी जैसे तो नहीं होगा सर। एनएफटी सर आप एक बार अनम्यूट करेंगे जी। यस, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, फाइन। यस सर, आपका कैमरा बस ऑन नहीं है सर। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा क्योंकि अभी लास्ट स्क्रीन। में कैमरा ओपन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सभी साथियों को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक आ रहे थे एपीवाई को लेके कि एपीवाई डाउन क्यों हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्चुअली में आप लोगों को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस काम कैसे करता है, इन सभी चीज़ों को लेके अवेयरनेस या फिर एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एजुकेशन अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आज या आने वाले कोई भी प्रोजेक्टों में। तो क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है अमरदीप सर? यस सर, क्लियर है सर। ओके, तो पहला डिस्क्लेमर ये है, वट एवर आई विल से इट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट द फाइनेंशियल एडवाइजर। हाँ, और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो मेरे अपने रिसर्च के बेसिस पे हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, ओरिजिन के उसी के बेसिस पे उसको डीप रिसर्च करके मैं चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम द ओरिजिन डेवलपमेंट टीम, बट वट एवर द डेटा ऑलरेडी इज देयर, सो आई एम डिकोडिंग। और उसके मेरी जो भी बातें होंगी उसके अनुसार आप स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उसके अनुसार आप इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क फ्री नहीं होता है, इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो बाकी जो चीज़ें हैं एजुकेट करने का वो मेरा कार्य है, मैं उस चीज़ों को करूँगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन एपीवाई को लेके आ रहा था, तो एपीवाई को क्वेश्चन लेके आ रहा था, तो सबसे पहले हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि एपीवाई एक्चुअली में क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग एपीवाई को कंपाउंड इंटरेस्ट से कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर होता है, बट कंप्लीटली कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये सब नॉर्मल बेसिक जो जानकारी है एपीवाई का, कि हमारे पास एनुअल परसेंटेज इल्ड, in a decentralized finance, APY stand for the annual percentage yield. It represent the real rate of return earned. यहाँ पास एक वर्ड लिखा गया है, it represent the real rate of return earned on a investment over an year. Thinking into the accounts effects of compounding interest, the mean APY reflects. तो ये सब कुछ डेफिनेशन है, मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा। यहाँ पास अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहें तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में हमारे पास एपीवाई का क्या अर्थ है और ये कैसे इतना रिटर्न्स आ पाता है, तो यहाँ पास एक और आपके पास डेफिनेशन परिभाषा है। एपीवाई इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द पोटेंशियल एनुअल रिटर्न। यहाँ पास इस शब्द को ध्यान समझिएगा, पोटेंशियल एनुअल रिटर्न मतलब उसकी संभावना कहाँ तक पहुंच सकती है, कितना आ सकता है, इस चीज को बता रहा है ये फ्रॉम द एक्टिविटीज लाइक स्टेकिंग, lending and yield farming. For example, when you stake a cryptocurrency, you are essentially locking it up to support the operation of blockchain network. In return, you earn rewards which you can compound over a year. इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि जब इथेरियम की टेक्नोलॉजी POW पे थी, मतलब लाइक द बिटकॉइन, जब वो माइन होता था ग्राफिक्स कार्ड से या स्पेसिफिक एसिक माइनर से उनके, तो उस समय जो कंप्यूटिंग पावर लगता है, जैसे इसको और भी अच्छे समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ब्लॉकचेन में, तो हम देखते हैं कि गैस फीस लगता है। तो लोगों के मन में क्वेश्चन होता है वो गैस फीस क्यों लगता है, यूपीआई में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पास तो कोई भी फीस वगैरह नहीं लगता है। यूपीआई भी तो सॉफ्टवेयर ही डेवलप किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ट्रांजेक्शन को वो क्या कहते हैं, रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है। और उसके लिए जो भी इंटेलेक्चुअल एंड सर्वर का मतलब कि बोल सकते हैं खर्च आता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं उसको बियर करती है। लेकिन ब्लॉकचेन के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी कोड है उस कोड को रन करने के लिए आपको कंप्यूटिंग पावर, ब्रेन पावर, सभी चीजें लगेंगी, और बिना मोटिवेशन के तो दुनिया में कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो जब वो कोड एग्जीक्यूट होते हैं
तो कोड के एग्जीक्यूशन के लिए जो कंप्यूटिंग पावर, ब्रेन पावर यूज होता है, उसका रिवॉर्ड जो है ट्रांजैक्शन फीस के फॉर्म में कुछ जाता है, जिसलिए हमारा गैस फीस कटता है। तो जब इथीरियम हमारे पास POW एल्गोरिदम में था, प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम में था, जब वो माइन होता था, तो जो कंप्यूटिंग पावर और लगता था उसको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, ये तो जो लोग माइनर्स थे, जो माइन करते थे, उनको रिवॉर्ड के फॉर्म में कुछ इथीरियम आते थे। बाद में इथीरियम की टेक्नोलॉजी बदल गई, टेक्नोलॉजी POW से POS हो गई, और POS का मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। अब आप स्टेक का मतलब थोड़ा सा समझे हो, क्योंकि ओरिजिन में आप बार बार स्टेक स्टेक सुनते हैं, तो प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट वहीं से हमारे पास आया हुआ है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में जब आप क्या कहते हैं, अपने कुछ क्वाइंस को, अपने कुछ टोकन्स को होल्ड करते हैं फॉर अ टाइम बिंग, कुछ समय के लिए, तो वो एक स्टेकिंग पूल मैकेनिज्म है, जिस पूल में हो जाता है, और उसके रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको वो कुछ एक्स्ट्रा वो टोकन या क्वाइंस मिलते हैं। इथेरियम के केस में इथेरियम मिलते हैं, जैसे कि उसमें हमारे पास जो स्टेकिंग का मतलब मिनिमम स्टेकिंग का जो पूल सिस्टम है वो 32 इथेरियम का है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग क्या कहते हैं, लोगों ने अलग अलग बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे बाइनेंस ने अलग तरह से बनाया है, वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम स्टेकिंग 32 इथेरियम है। आप उसको रखते हैं तो आपको कुछ इथेरियम मिलते हैं। ठीक उसी तरीके यहाँ पर देखिए लिखा गया है, APY is commonly used to express the potential annual return from the activity like staking, लेंडिंग मतलब निकालना वहां से या देना, या इल्ड फार्मिंग। तो यहाँ पास भी अगर हम देखें ओरिजिन के केस में, तो ये शुरू से ही हमारे पास स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट रहा है, और ये स्टेकिंग कॉन्सेप्ट ही इसके ट्रेजरी का बोल सकते हैं मजबूती प्रदान करता है, और लिक्विडिटी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स को समझे, तो एक जो साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, वो यही होता है, आप सभी लोगों ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस R/N टू द पावर n। जहां पास हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मैं इसको साल भर के लिए मान के रखा हूँ, या जितने समय के लिए आप लेना चाहें, उस फॉर्मूले में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कहते हैं अमरदीप सर, ये स्क्रीन पे कुछ लोग जो पेन चला रहे हो, कृपया ना चलाएं तो अच्छा सर रहेगा। वो एनोटेशन को बंद करिए आप नोटिस। स्क्रीन शेयर किए ना, तो आप ये एनोटेशन को बंद करेंगे। नीचे में एक ओके। मोर का बटन है, देखिए, उसको टच करेंगे, वहाँ एक एनोटेशन का ऑप्शन आता है, उसको एनोटेशन को बंद कर दीजिए। मोर बटन, वेयर इट इज, एनोटेशन तो दिख नहीं रहा सर यहाँ। नीचे में ना सर सेटिंग में रहता है, पार्टिसिपेशन है, चैट है, उसके एक बगल में एक रिएक्ट है। ये है एनोटेशन। हाँ, और उसके बाद ना स्क्रीन को बंद करके फिर से स्टार्ट करेंगे तो एनोटेशन सब हट जाएगा। ओके वेट। मेरे ख्याल से अब नहीं आएगा ना। नहीं सर, एनोटेशन आपने बंद कर दिया, एक बार और देख लीजिए सेटिंग में बंद है कि नहीं है। यही है ना सर, एनोटेशन, जी। नोट मोर में नहीं है एनोटेशन बंद शायद। हम्म। हो गया सर। हो गया है। तो चलिए, एनोटेशंस ऑफ हुआ सर। वही चेक कर रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, आप लोग भी स्क्रीन तो दिख रही होगी ना आप लोग को। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। एनोटेशन का सेटिंग नहीं मिल रहा है, कोई जान रहे हैं तो कमेंट वही में लिख दें। नीचे यहीं में सर मोर ऑप्शंस में देता है, जहां आपका मोर मोर है ना। ऑप्शन तो मैंने ओपन किया है। ये शेयर आपके कम, पास। नोट तो यहीं पास है, बट व्हाई दिस इज कमिंग लिटरली आई डोंट, आई ऑलरेडी है। वो जो स्क्रीन शेयर करते हैं ना सर, वही बंद कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर तो मैं कर रहा हूँ, बट ये काफी प्रॉब्लमेटिक है फिर। तो वहीं देखिए ना सर, नीचे में मोर ऑप्शन होगा, जस्ट एक मिनट मेरे को स्क्रीन शेयर करने दीजिए। आप मैं स्क्रीन शेयर देखिए।
एक मिनट रुकिए सर, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ। ये देखिए सर, मोर में डिसेबल एनोटेशन, मैं आपको फोटो खींच के भेज रहा हूँ सर। सर आपका क्या कुछ लिखे हैं लोग, होस्ट से भी हो जाता है बंद। लिखे हैं कुछ लोग, संदीप यादव जी लिखे हैं, आप बंद कर दीजिए एनोटेशन को। एक मिनट सर, मैं यहाँ से करके देखता हूँ। हम्म यहाँ से तो मेरे थ्रू हो गया है, बाकी अब आप स्क्रीन कहाँ शेयर से करिए। आपसे हुआ है वो देखिए, आप कहाँ से आप किए उसको। वो मोर ऑप्शन रहता है सर नीचे में, शोइंग नीचे में जो हाँ बहुत एक सारे ए नहीं AI आइकन एक दिए हैं, उसमें सबसे मोर ऑप्शन है, आइकन में मोर ऑप्शन है। उसमें एनोटेशन दिया है सर। एनोटेशन है, रिकॉर्ड है, ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है सर, मैंने कैप्शन यहाँ से है। कर दिया है, वैसे आप एक बार स्क्रीन शेयर करें। कैप्शन ठीक है, मैं देखता हूँ सर। एक बार आप स्क्रीन शेयर करें सर, मैंने यहाँ से तो कर दिया है। ओके जी, तो मैं आप नहीं हुआ है ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा हूँ। ये पहले तो नहीं होता था सर। एक काम करिए सर, होस्ट से, विनय सर होस्ट से भी तो होता है क्या ये बंद, कि जो स्क्रीन शेयर करेंगे सिर्फ उन्हीं वही कर पाएंगे। एक बार अनम्यूट करें सर। मैं कमा ले रहा हूँ, एक मिनट मैं कर। विनय सर कर रहे हैं सर, सर आप होस्ट बन गए ओके हैं। हम्म सर आप एक बार स्क्रीन से स्क्रीन अनशेयर। उन्हीं को ही होस्ट बना दीजिए ना सर, शशि सर को होस्ट बना दीजिए, सर को वहां नोटेशन का ऑप्शन आ जाएगा मोर में, ओके। तो ऐसे में हो जाएगा। सर आपको होस्ट बना दे रहे हैं, वहां आप मोर में जाइएगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। वो ना इसमें होस्ट को ही दे रहे हैं ऑप्शन, और स्क्रीन शेयर कोई पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इसलिए नोटेशन वो बंद नहीं कर पा रहे हैं। सर आप होस्ट हैं। हाँ सर। सर अब स्क्रीन शेयर करिए, और ओके वहां मोर में ऑप्शन जाएंगे तो वहां पर आपको आ जाएगा ऑप्शन। ओके ओके, लेट मी चेक। जिस भाई ने किया है उसका नाम सेलेक्ट करो, उनको सम्मानित करेंगे। अब यहाँ पास मोर में कहाँ पास है एनोटेशन, आई एम इन मोर द में जाइए सर, ऊपर प्रेस करिए। ये मोर, मिला सर आपको? डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। हाँ बस अब नहीं कर यस, पाएंगे। चला गया सर। ओके, ये नीचे अभी भी, फिर चलिए कोई बात नहीं। यस सर, ओके कंटिन्यू सर, थैंक यू। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला, अमाउंट प्रिंसिपल 1 + r⁴ r/n⁴ होल पावर इज n। तो ये साधारण चीज है जो स्कूल कॉलेज में आप देखते हैं, जहां पास ये n जो है हमारे पास, वो नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार वो कैलकुलेट किया जाता है। बट अगर आप APY का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पास आपको थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस लगेगा, 1 + r/n⁴ n -1। और अभी मैं मैथमेटिक्स क्लास लेने के विचार में नहीं हूं, नहीं तो फिर मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह भी बताना पड़ेगा। तो अभी आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला है APY का, और ये फॉर्मूला है क्या कहते हैं आपका नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर यहाँ पास अगर मैं कंपैरिजन के लिए एक चार्ट भी बनाया हूँ कि अगर एक ईयर में केवल एक बार ही
कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। एक बार में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कई मतलब कि एपीवाई भी अगर एक बार हो तो ये हमारे पास होगा। ऐसे करके 6 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, डेली के लिए और 8 आवर के लिए, ताकि आप लोग को एक क्लेरिफिकेशन आ सके, मैंने ऐसे बनाया। ये सब डेटा आपको शेयर बाद में हो जाएगा। अब हमारे थोड़ी सी ये थ्योरी हो गए। अब हमारे मेन प्रश्न पे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये डाउट है कि एपीवाई से रिलेटेड कुछ चीजें बताएं। तो ये जो डेटा आपके सामने लिखा हुआ है अभी, अंडरस्टैंडिंग ऑरिजिन्स इकोनॉमिक फ्लाईव्हील, ये व्हाइट पेपर में है आपके ओरिजिन के, वहां से आप देख सकते हैं, जिसको मैंने पहले भी शेयर किया था। तो इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। ओरिजिन प्रोटोकॉल एम्प्लॉयज एन इकोनॉमिक फ्लाईव्हील मॉडल that balance supply and demand through the internal coordination, staking, price coordination, bonding, and the treasury management. This model ensures the protocol substantially and stability. यहाँ पास अगर मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करूं आपको सभी को समझाने के लिए, तो देखिए, स्टेकिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिसको मैंने एक बार और जब मीटिंग में आया था तो मैंने बताया था कि ओरिजिन जो है वो गेम थ्योरी के ऊपर काम करती है। और गेम थ्योरी के ऊपर मैंने किसान वाला एग्जांपल दिया था कि दो किसान हैं, दोनों किसान पहले केस में क्या करते हैं, स्टेक करते हैं अपने जितने भी, ये क्या कहते हैं, उपज लगाए थे, 100 बोरा, 50-50 बोरा दोनों स्टेक कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास 3,3 का। सेकंड मैंने बताया था कि एक बेचता है एक रोकता है, तो ये नॉर्मल था हमारे पास बाय सेल वाला। अगर दोनों बेचते हैं तो ट्रेजरी के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो उसमें से ये जो पहला है इटर्नल कोऑर्डिनेशन है, ये वही चीज को बता रहा है कि स्टेकिंग किस तरीके से है। फिर उसके बाद है हमारे पास बॉन्डिंग, क्योंकि लोग कुछ समय पहले तक या अभी भी मैं नहीं जानता हूँ कि लॉन्ग टर्म स्टेक जो इसमें कॉन्सेप्ट है आपका ओरिजिन में, उसको बॉन्ड से कंफ्यूज होते हैं। बॉन्ड इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, लॉन्ग टर्म स्टेक इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म। बॉन्ड जो है आपका लिक्विडिटी बॉन्ड और लिक्विडिटी पूल में, और एक है स्टेबल बॉन्ड, ये उसके बारे में बात कर रहा है, प्राइस कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। और थर्ड है ट्रेजरी मैनेजमेंट, इसके बारे में थोड़ा हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। इसको समझते हैं, ये समझना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई इंक्रीज, ये व्हाइट पेपर की चीज, सप्लाई अगर बढ़ती है तो प्राइस डिक्रीज होगा, एंड इंक्रीज इन एलजीएनएस सप्लाई कैन लीड टू डिक्रीज इन मार्केट प्राइस। अब थोड़ा सा आप लोग के मन में जो भी डाउट आएगा बाद में क्लियर करेंगे, व्हाइट पेपर को थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला वही था, सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, एंड इंक्रीज इन एलजीएनएस सप्लाई कैन लीड टू डिक्रीज इन इट्स मार्केट प्राइस। प्राइस डिक्रीज हो गया। अब ये फ्लाई व्हील है ना मॉडल, इस तरीके से ये ऐसे करके चलेगा। तो प्राइस डिक्रीज तो प्रीमियम लो हो जाएंगे, लोअर प्राइस रिजल्ट इन रिड्यूस प्रीमियम ओवर द रिस्क फ्री वैल्यू। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये रिस्क फ्री वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है, जो लोग नोट कर रहे हैं, इन सभी छोटे छोटे जो चीज को मैं बता रहा हूँ वो नोट कर सकते हैं, खुद के भी रिसर्च कर सकते हैं। अब तो ये बोल रहा है कि अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो प्रीमियम लो होगा, और लोअर प्राइस रिजल्ट इन अ रिड्यूस प्रीमियम ओवर द रिस्क फ्री वैल्यू। थर्ड है, लो प्रीमियम हो गया तो प्राइस इंक्रीज होने का चांसेस है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है बॉन्ड परचेस कर लें, या फिर प्राइस कम आ रहा है जिनको कॉन्सेप्ट के ऊपर या फिर इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीफ ज्यादा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो आराम से इस मतलब कि खरीद सकते हैं। तो प्राइस लो प्रीमियम का मतलब यही हुआ कि आपका के पास अब खरीदने के लिए कम है, तो आपका लोग ज्यादा खरीदेंगे, बायर्स आ जाएंगे, तो प्राइस इंक्रीज होने की संभावना बनती है। तो यहीं पास लिखा हुआ है लो प्रीमियम price increase, the protocol adjusts to bring the price back to the standard multiple of RVF and leading to a price increase. प्रोटोकॉल का अर्थ यहाँ पर सिंपल है, अगर टेक्निकल भाषा में नहीं, प्रोटोकॉल मतलब जो सेट ऑफ रूल है, जो नियम है, जो किसी को प्रोजेक्ट को डेवलप करते समय उनके डेवलपर्स ने या टीम ने डेवलप किया है। तो प्रोटोकॉल एडजस्ट करता है प्राइस को बढ़ाने के लिए। प्राइस फिर इंक्रीज होता है तो मोर बॉन्ड सेल होंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है तो बॉन्ड क्या करता है, डिस्काउंट में देता है। अब जैसे अगर आप डाई और इसका एलजीएनएस का पेयर वाला देखें, 360 डेज वाला या 120 डेज वाला, तो उसमें कुछ कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलते रहते हैं। तो कुछ लोग जो ज्यादा जानकारी से रखते हैं शुरुआत में, वो बॉन्ड खरीदना स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड खरीदते हैं तो ट्रेजरी को क्या करता है, सपोर्ट देता है। तो यहाँ पास लिखा है मोर बॉन्ड सोल्ड, हायर प्राइस एनकरेज द सेल ऑफ मोर बॉन्ड। अब अगर बॉन्ड ज्यादा सेल हुए तो देखिए यहाँ पर सिंपल एक रिलेशन दिख रहा है, हायर एपीवाई, इंक्रीज बॉन्ड सेल बूस्ट टू द एपीवाई टू अट्रैक्ट मोर स्टेकिंग।
अब हायर एपीवाई मतलब मोर डिमांड, मतलब स्टेकिंग वही जो मैंने बताया कि दोनों स्टेक करेंगे तो स्टेकिंग 3,3 आ गया। ये हायर एपीवाई इंसेंटिवाइज मोर यूजर टू स्टेकिंग देयर एलजीएनएस, फिर मोर डिमांड, स्टेकिंग बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा। तो ये एक फ्लाई व्हील है। लेकिन एक्चुअली में केवल इतने ही फैक्टर नहीं है, क्योंकि इस फैक्ट अगर केवल इस फ्लाई व्हील को समझा जाए तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे हैं, आपके प्रश्न का पहला उत्तर यहाँ पास ये मिलेगा कि हायर एपीवाई के लिए बॉन्ड का सेल ज्यादा होना या बॉन्ड का परचेस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, ज्यादातर लोग जो हैं, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, बॉन्ड नहीं परचेस कर रहे हैं। हम नॉर्मल स्टेक करते हैं, तो नॉर्मल स्टेक में बॉन्ड कम है, बॉन्ड कम है तो वहां पास ट्रेजरी में एक के पास भी लॉकिंग कम है, ये सब चीजें हैं। तो इस कारण से एपीवाई जो है वो हमको डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। शुरुआत में देखा जाए जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो उस समय जो एपीवाई था वो करीब 0.4% एंड पर 8 आवर का था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 3 साइकिल आपका हुआ एक दिन का, तो 0.4 के हिसाब से 1.2% हो गया। तो एकदम एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इट वाज अराउंड द एपीवाई ऑफ अराउंड 7,900 समथिंग, मतलब लगभग 80 गुना आपका फंड हो सकता था, जो पोटेंशियली मतलब की चांसेस है। तो यहाँ पास आप देखें उसके बाद से, क्योंकि उस समय ज्यादातर बॉन्ड परचेस हुए थे, क्योंकि प्रोजेक्ट नया था, बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे, प्रमोटर्स होंगे, जिनको ने भी मतलब ओरिजिन ने क्या कहते हैं प्रमोट करने के लिए किया होगा। तो प्रोजेक्ट तो वो लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से डिजाइन होता है तो आराम से क्या कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया, तो ज्यादातर लोगों ने बॉन्ड परचेस किया, ज्यादा बॉन्ड परचेस किया, तो उस समय एपीवाई का परसेंटेज अच्छा खासा था और लोगों के पास पैसा तेजी से आ रहा था, मतलब संभावना नहीं थी। लेकिन यही एक फैक्टर है क्या? नहीं, ऐसे फैक्टर एक नहीं है। और इसको समझने के लिए ये आपको डिसेंट्रलाइज के मैकेनिज्म को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है। बहुत सारी चीजें, जब कोई भी कम्युनिटी होती है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है तो वो उतने डेटा को ही पब्लिक में रखती है जिनसे एक साधारण पब्लिक हम लोग वो समझ सके चीजों को। और जो मेन इंजीनियरिंग है बिहाइंड, वो सब चीजें पब्लिक में नहीं होती, उसको काफी डीप में खोज के निकालना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो केवल इससे आप ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि बॉन्ड क्या कहते हैं, अब बहुत ज्यादा हम लोग खरीद लें अगर मान लीजिए तो क्या प्राइस बढ़ जाएगा? ऐसा पूरी तरह से नहीं है, समझाता हूँ। लेकिन हाँ, बॉन्ड अगर ज्यादा होता है तो एपीवाई बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये है फैक्टर है, बॉन्ड मैकेनिज्म है, एपीवाई के बढ़ाने में फैक्टर है। तो ये नोट डाउन करिए कि बॉन्ड जितना ज्यादा परचेस होगा, एपीवाई उतना तेजी से नहीं गिरेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब रीजन फॉर डिक्रीजिंग एपीवाई, इसको थोड़ा समझिए, ये समझने का प्रयास करते हैं। कुछ फैक्टर हैं, मल्टीपल्स फैक्टर हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ सिंप्लीफाई करके आप लोग के लिए बनाया हूं। तो जैसे कि यहाँ पास अगर आप देखें, सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जर्व्ड decrease in a LGNS staking APY, increase staking participation. As more user stake their LGNS token, the staking pool grows. Since the reward rate is distributed among all stakers, individual APY decrease as the pool expands. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए, हम लोग वो क्या है ना, मनुष्य की आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। उसको लगता है जितना आ रहा है वो उतना तो आ ही रहा है, और आए, कम नहीं होना चाहिए। तो बात यह है कि जो लोग जब इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में जुड़े होंगे, एक बहुत ही अच्छा, अगर आप बोलें कि हमारे समाज में बात है या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए बात है, टाइम इज मनी। तो यहाँ पास आप लिटरली देख रहे हैं कि टाइम इज मनी कैसे। अगर इस प्रोजेक्ट का बात करूं ओरिजिन का, तो जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी को पहले पकड़ा, जब ये प्रोजेक्ट आया, कॉन्सेप्ट को समझा, उन्होंने तो बहुत हाई एपीवाई पे क्या कहते हैं परसेंटेज लिया। ठीक है, लोग कह सकते हैं, एक तर्क होगा कि सर उस समय तो प्राइस ज्यादा था, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने अगर मैकेनिज्म को ऐसे समझा कि ठीक है प्राइस अभी ज्यादा है लेकिन मेरे को कॉइन्स ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं अभी बेचता ही नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बेचता ही नहीं हूँ, कॉइन्स मेरे पास बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, और अगर आज वो सेल करो तो उसके पास तो इतने कॉइन आ चुके होंगे कि ये समझा ही नहीं जा सकता। तो टाइम इज मनी यहाँ पास है। तो उस समय से लेके अभी तक अगर आप एक ऑन एवरेज अगर ग्राफ बनाएं तो एपीवाई डिक्रीज हो रहा है। और इसका मैं कारण और भी बताता हूँ। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट जब मैच्योर होता है,
जब वो बड़ा होता है, स्टेबल होता है प्रॉपर तरीके से, तो उसकी एपीवाई कम होती है, ये होती जाती है, होती है। इसको लेके बहुत निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज है। अब जैसे कि जब शुरुआत में बिटकॉइन था या इथेरियम था, तो बहुत आसानी से एयर ड्रॉप मिल जाते हैं। आज भी आप देखते होंगे तो बहुत सारे कॉइन्स के, टोकन्स के आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे, क्योंकि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो उस समय में वो हाई रिटर्न्स देता है। जियो का ही आप डेवलपमेंट मॉडल देख लिए, मैकेनिज्म देख लिए। जब जियो पहली बार लॉन्च हुआ 2016 के लमसम में, तो उन लोगों ने साल भर तक फ्री में अवार्ड दिया, फिर उसके बाद डेटा दिया, सब चीजें। जब लोग क्या कहते हैं, लोगों के बीच में फेमस हो गया, फिर उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट किया। तो पहले लोगों को आदत बनाया जाए। एक इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट बट यू आर जनरेटिंग द रिक्वायरमेंट। आवश्यकता नहीं है बट आवश्यकता आप पैदा कर रहे हैं। दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो शुरुआत में एपीवाई काफी ज्यादा था। अब प्रोजेक्ट मैच्योर हो रहा है, तो मैच्योर जब होगा तो स्टेकिंग बढ़ेंगे, लोग होल्डर्स बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार होल्डर्स बढ़ रहे हैं, किसके, ओरिजिन के। तो यहाँ पास अब जो मैं सब बातें बताया उसको थोड़ा सा रिलेट करिए। इंक्रीज स्टेकिंग पार्टिसिपेशन, मतलब क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग स्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आप एलजीएनएस को नॉर्मल तरीके से तो रख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप एलजीएनएस को स्टेक ही कर रहे हैं। आपको नॉर्मल तरीके से ही अगर एलजीएनएस को रखना होता तो आप दूसरे भी ई कॉइन्स रख सकते थे, इथेरियम रख सकते हैं, बाइनेंस रख सकते हैं, कार्डेनो रख सकते हैं, ये हैं सोलाना रख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं। बट आप यहाँ पास क्यों करें, क्योंकि वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब एपीआई का अभी उतना रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप उसको स्टेक कर रहे हैं। तो स्टेकिंग पार्टिसिपेंट्स तो बढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पास यही लिख रहा है, इंक्रीज स्टेकिंग पार्टिसिपेंट्स एज मोर यूजर स्टेक देयर एलजीएनएस टोकन द स्टेकिंग पूल ग्रोथ। तो आप जब स्टेक करते हैं तो कहाँ पर जाता है, पूल में ही जाता है, वो बढ़ता है। तो जो रिवॉर्ड है उस पूल में सबके हिसाब से बढ़ता है। ये एपीवाई का कोर मैकेनिज्म है। एक क्लास में आप सोचे या एक सेशन में हम सोचे कि एपीवाई आई के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हम समझ जाएं, वो नहीं है। एक्सट्रीम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है उसमें, तो इतना आसानी से चीजें नहीं समझ आएगा। लेकिन हाँ, एक ऑन ओवरव्यू आप समझ सकते हैं कि वो जो यहाँ पर लिख रहा है, सिंस द रिवॉर्ड रेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल स्टेकर्स। तो लोग बढ़े तो ओ भाई, खाना जितना है वो खाना भी बटेगा, तो खाना बटेगा तो हिस्से में कम आएगा। तो यहाँ पर लिख रहा है, इंडिविजुअल एपीवाई डिक्रीजेस एज द पूल एक्सपेंड्स। सेकेंड फैक्टर है प्रोटोकॉल मेच्योरिटी। प्रोटोकॉल मेच्योरिटी का मतलब क्या है, जो ये कॉन्सेप्ट है वो मेच्योर हो रहा है, वो समय ले रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो ये मेच्योर हो रहा है। अब यहाँ पास लिखा हुआ है, ओवर टाइम एज द प्रोटोकॉल मैच्योर द रिवॉर्ड रेट मे बी एडजस्टेड डाउनवर्ड टू रिफ्लेक्ट अ मोर स्टेबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल। अब बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत हाई हाई रिटर्न दें और लिक्विडिटी उसके पास नहीं रहे, तो ऐसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से प्रोजेक्ट मैच्योर हो रहा है, जिस हिसाब से स्टेबल हो रहा है, तो प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी के लिए, मैच्योरिटी के लिए रिवॉर्ड का कम होना, एक अगर नॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल देखा जाए, एल्गोरिदम देखा जाए, तो वो कम होता है। और उस तरह से होते हुए मुझे दिख रहा है। अब पर्सनली लेवल पे आप सोचें तो हर, मैं बोला मनुष्य की आकांक्षाएं तो कभी नहीं खत्म होती है। वो आज क्या कहते हैं, बाइक पे चलेगा तो सोचेगा मैं कार में चलूं, कार पे सोचेगा तो सोचेगा बीएमडब्ल्यू पे चलूं, बीएमडब्ल्यू के बाद वो हेलीकॉप्टर सोचेगा, हेलीकॉप्टर के बाद खुद का प्राइवेट जेट सोचेगा। उतना से नहीं बढ़ेगा तो एक पृथ्वी से ब्रह्मांड की ओर चला जाएगा। तो मनुष्य की आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हमेशा आप अपने को उस धरातल से जोड़ के रखें कि आप देखें कि हम कहाँ से पहुंचे हुए थे, और जो चीज फिर उतनी तेजी से बढ़ेगी तो वो प्रोजेक्ट उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा। इस चीज को आप मान के रखें कि प्रोजेक्ट स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है, क्योंकि होल्डर्स बढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति तो चाह रहा है पैसा कमाना। तो यहाँ पास यही है, प्रोटोकॉल मैच्योरिटी ओवर टाइम एज द प्रोटोकॉल मैच्योर the reward rate may be adjusted downward to reflect a more stable and substantial economic model. This leads to a gradual decrease in API. Again, point to be noted, this leads to a gradual decrease in the API, and we already have seen in the current days the API is gradually decreasing. The very first फैक्टर इज, क्योंकि बॉन्ड कम है, लोग स्टेबल बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड कम परचेस कर रहे हैं, तो वो एक फैक्टर भी हिट हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो मैच्योर हो रहा है। और तीसरा फैक्टर क्या हो रहा है, स्टेकिंग पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रेजरी मैनेजमेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर। द प्रोटोकॉल्स ट्रेजरी which backs the value of LGNS may influence the APY. This treasury growth slows, or if there
are strategic shift in a asset allocation, the APY can be affected. आप ऐसे समझिए कि जब लोग स्टेक कर रहे हैं या फिर आप उसको अनस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग तो P2P में ट्रेड कर रहे हैं, तो P2P में ट्रेड करने से ट्रेजरी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। कारण ये है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन ए है, ए से क्या कहते हैं 50 कॉइन दूसरे पर्सन बी को चला गया, और जो भी लाइव रेट था उसके हिसाब से वो दोनों के बीच आपस में म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हो गया, तो एक्चुअली वो अनस्टेक नहीं हुआ ना, लिक्विडिटी पूल से वो निकला नहीं, तो यहाँ पास P2P ट्रेड हुआ। लेकिन जब वो डाई के फॉर्म में ट्रेड करेगा या कन्वर्ट करेगा या वहां से लेगा, तो ट्रेजरी के ऊपर या तो ग्रोथ हो सकता है इन अ पॉजिटिव मैनर, या तो नेगेटिव मैनर कम हो सकता है। तो ट्रेजरी का ग्रोथ भी अफेक्ट करता है एपीवाई को। अब ट्रेजरी कितने क्या कहते हैं परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये अगला फैक्टर है, चौथा पांचवा फैक्टर है कि जिसके कारण अर्न भी हमारे पास एपीवाई थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है। मार्केट फैक्टर सच एज डिक्रीज डिमांड ऑफ द एलजीएनएस और हमारे पास ब्रॉडर मार्केट डाउन ट्रेड या डाउनवर्ड्स can impact the protocol economic dynamics leading to the adjustment in a APY maintain stability। तो अब देखिए स्टेबल कॉइन का बात किया जा रहा है, हालांकि वो सब टॉपिक आज मैं नहीं लूंगा, फिर कभी जब समय मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ पास जो हमारे पास चीजें हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रही हैं। अगर आप देखें अभी कुछ दिनों से रेट बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास बायर्स अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, मे भी उनको लग रहा है कि स्टेबल कॉइन ए का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होने वाला है, तो इसलिए एलजीएनएस क्या कहते हैं बर्न ज्यादा होगा, तो हम रख लेते हैं कुछ चीजों को। वो ये फैक्टर हैं, लेकिन आज डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो मार्केट कंडीशन इस तरीके से भी इस पे काम कर रहा है। अब थोड़ा सा अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो डिक्रीजिंग इन एपीवाई, यहाँ पे कंक्लूजन देखा जाए तो डिक्रीजिंग एपीवाई फॉर एलजीएनएस स्टेकिंग in a natural outcomes of the origin protocols design, which aims to balance incentives and maintain the long-term sustainability. As the protocol evolves and the more participants engage in the staking, the APY adjusts to reflect the changing economic landscape। तो कहने का अर्थ ये है कि एपीवाई डाउन हो रहा है तो घबराने का हिसाब नहीं। हमारे देश के लिए बात किया जाए तो एक कहावत है हमारे देश के लिए कि हमारा देश हाथी की चाल से चलता है, धीरे चलता है लेकिन चलता है, बढ़ते जाता है। तो अगर मतलब कि लॉन्ग विजन के साथ आप सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं चलना है, तो आपको बहुत हाई स्पीड से चलने पे रिस्क ज्यादा हो जाएगा, और ये हमें दिख भी रहा है। शुरुआत में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक्सट्रीम हाई एपीवाई, देन ओवर द टाइम धीरे धीरे एपीवाई का स्लो होना, लोग का क्या कहते हैं प्रोटोकॉल या फिर इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास बढ़ना, लोगों की होल्डिंग्स बढ़ना, लीडर्स का मेहनत करना, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एजुकेट करना, जागरूक करना, और उसके बेसिस पे अपना एपीवाई लेना। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और हर व्यक्ति ये चाहेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो जो ग्रोथ करना चाह रहा है, भले वो स्लो ग्रोथ हो, मतलब ये मेरा मानना है स्लो ग्रोथ हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट ग्रो होते रहे। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आया, ग्रोथ बहुत हाई है और केवल पेपर पे डेटा पे दिखाने के लिए चीज हुआ, एक्चुअल में ऐसी चीज नहीं हुआ, तो वो प्रोजेक्ट बाद में सब्सटेंस नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ, टाइम इज मनी, मैंने जो बोला, जो लोग पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किए ये वो लोग भाई इसमें अच्छा फंड क्या कहते हैं अभी तक अर्जित कर पाए होंगे। जो लोग धीरे से आ रहे हैं वो सोचेंगे कि मैं वापस से वो 4000% पे आ जाऊं, तो ये प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है। अब अगर थोड़ा सा इसके चीजों को मैं प्रूफ देना चाहूं तो ये इस तरह के फॉर्मूला है, एपीवाई एस्टिमेट फॉर्मूला सिंप्लीफाइड करना चाहूं तो ये थोड़ा सा भी समझते हैं। एपीवाई इज इक्वल टू 1 प्लस एमिशन पर डे डिवाइडेड बाई टोटल स्टेक और 365 होल पावर 365 माइनस 1। क्योंकि एपीवाई जनरेट हो रहा है, नाम ही है उसका एनुअल परसेंटेज यील्ड, तो यहाँ पे 365 डेज के हिसाब से किया गया। और मैंने जो अभी आप लोग को एपीवाई का फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले से अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको ये उस तरह का सिमिलर दिखेगा। एमिशन पर डे का क्या अर्थ है? एमिशन पर डे का अर्थ है जो बर्निंग मैकेनिज्म चल रहा है एलजीएनएस में। अभी के हिसाब से अगर मैं बर्निंग मैकेनिज्म दिखाने का प्रयास करूं तो एक मिनट,
ये देखिए, ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका। ये क्विक से आपका एलजीएनएस डाई का पूल वाला। अगर आप इसके कोड को ओपन करें तो यहाँ पास आप यहाँ पास देख सकते हैं, दिस इज द फंक्शन फंक्शन अंडरस्कोर बर्न एड्रेस फ्रॉम यूनिट वैल्यू इटर्नल बैलेंस ऑफ। मतलब ये जो आपके सामने ये जो कोड दिख रहा है, ये कोड आपका एक्चुअली में बर्निंग मैकेनिज्म से रिलेटेड कोड है, जो कितने हमारे पास क्या कहते हैं एलजीएनएस बाद में सप्लाई से खत्म होते हैं उसका एक कोड है। ऐसे बहुत सारे जगह पास आपको ये कोड कोड कॉल होता हुआ दिखेगा। अभी ये मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, बट थोड़ा समझा दूं। ये फंक्शन है, मतलब ये वर्क कर रहा है, बर्न है मतलब एमिट कर रहा है एमिशन कर रहा है, किस एड्रेस से कहाँ पास हो जा रहा है। वो जो एड्रेस है आपका नल एड्रेस है, कोई स्पेसिफिक एड्रेस तो नहीं है, हाँ वो नल एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पास ये एड्रेस जीरो किया गया है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के एड्रेस में चला जा रहा है, वहां से वो कॉइन डंप कर दे रहा है। इस तरह की बातें जो मार्केट में फैली हुई थी थोड़े दिन पहले, वो ऐसा नहीं है कुछ। ये पर्टिकुलर एड्रेस जीरो है, सॉलिडिटी का कोड है ब्लॉकचेन पे है, इम्प्लीमेंटेड है, आप प्रूफ ले सकते हैं। तो ये जो आपके पास दिख रहा है कि जो एमिशन पर डे हो रहा है, वो इससे रिलेटेड हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है एमिशन पर डे, ये वो हमारे पास उस कोड से आप उसको वेरीफाई थोड़ा कर सकते हैं। फिर सेकंड रेशियो में आप देखेंगे डिनोमिनेटर में तो है टोटल स्टेक्ड है, मतलब कितने अभी एलजीएनएस के टोकन स्टेक में लगे हुए हैं। इसी को थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो बट बिकॉज द एलजीएनएस स्टेकिंग रिवॉर्ड आर टाइड टू द ट्रेजरी परफॉर्मेंस, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेजरी के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आप लोग को बताया था। एंड हमारे पास बॉन्डिंग इनफ्लोस, तो और सिंप्लीफाई वो फॉर्मूला हुआ तो एमिशन रेट डिवाइडेड बाय स्टेकिंग रेशियो, ये दो चीजें हैं, एमिशन रेट और स्टेकिंग रेशियो इनटू 1 प्लस ट्रेजरी ग्रोथ रेट। इसीलिए मैं आप लोग को बोला था ये ट्रेजरी ग्रोथ रेट को एक समझने वाली चीज है। एमिशन मतलब बर्निंग मैकेनिज्म कैसा है, और स्टेकिंग रेशियो मतलब किस हिसाब से लोग स्टेक कर रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर अगर आप देखें, स्टेकिंग रेशियो, बेस एमिशन रेट, किस रेट से क्या कहते हैं वो बाहर निकल रहा है, और ट्रेजरी का ग्रोथ क्या हो रहा है। अब इसको एग्जांपल के लिए समझने के लिए मैं अगर स्टेकिंग का रेशियो 0.8 मानू, मतलब 80%, मीन बेस एमिशन अगर मैं 0.02 मानू 2%, और ट्रेजरी का ग्रोथ अगर मैं 5% मानू, तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पास इस मतलब कि डेटा को इस फॉर्मूला में हम डालेंगे तो हमारे पास करीब ये देखिए 2340% का ग्रोथ दिखा, जो कुछ समय पहले तक हमको दिख रहा था। अब क्योंकि मार्केट लाइव है, पर डे है, 24/7 रनिंग है, तो अभी का स्टेकिंग रेशियो क्या है, बेस एमिशन क्या है, ट्रेजरी क्या है, ये आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, और न ही डायरेक्ट ओरिजिन के डेवलपर के द्वारा दिखा है। इसको काफी डीप में खोजना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और वहां से निकालना पड़ता है। ये फॉर्मूला भी आपको कहीं व्हाइट पेपर में नहीं दिखेगा। ये सब चीजें थोड़ा मेहनत करके निकालनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं इस तरीके से। तो आप ये देख पाए कि ये हमारे पास रेट है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कि केवल ओरिजिन का ही फॉर्मूला से ऐसा हो कि इतना जो हमको रिवॉर्ड दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको एक पाइथन कोड के हिसाब से मैंने जो खुद किया हुआ था वो भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पास रन करता हूँ एक स्क्रिप्ट, तो अगर मैं $100 लेता हूँ या 100 कॉइन लेता हूँ, और उसका 8 आवर का परसेंटेज रख देता हूँ 0.2700 वो, और 1 साल के लिए करता हूँ, तो ये डेटा हमारे पास देखिए अभी आ रहा है कि 1915 हुआ। ओके, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स माय वॉइस इज क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। और द इंटरनेट अनस्टेबल थी। तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको डेटा को थोड़ा सा बदल दूं, अरे यार, यहाँ पर मैं करता हूँ अमाउंट को 1000 कर देता हूँ, या चलिए 100 ही रखता हूँ 0 पॉइंट यहाँ पास 27 की जगह 0.25 कर देता हूँ, और 1 ईयर ही रखता हूँ। तो देखिए हमारे पास ग्रोथ रेट हो जाएगा 1539, मतलब 1539% हो जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 100 था।
8 आवर के हिसाब से जो हमारा ग्रोथ हो रहा था, मतलब उसको जब परसेंट में कन्वर्ट किए तो 0.0025, ये टाइम पीरियड 1 साल के लिए मैंने लिया, तो टोटल हमको इतना इंटरेस्ट हुआ और वैल्यूएशन एपीवाई इस तरीके से आया। तो ये कोड आप खुद भी अगर हैं तो आप करके देख सकते हैं। मैंने वेरिफिकेशन के लिए ये कोड खुद भी किया है कि पता चल सके कि ओरिजिन का जो कैलकुलेटर है ये, वो कैलकुलेटर हमारे पास भी काम सही कर रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पास 0.25 के करीब अगर कर दूं जो अभी किया, तो देखिए लमसम उतने ही करीब आ रहा है 1517। और अगर हम इस कोड में भी 2518 है तो फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके डेवलपर ने ये ठीक चीज किया हुआ है। अब वापस से आते हैं एपीवाई के टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पास हमने ये चीज देखा, तो हमको ये ग्रोथ रेट दिखा। अब अगर मैं समरी करूं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर एपीवाई हमारा वही है कि कितने लोगों का स्टेक हो रहा है, उस पर कितने लोगों को पूरा एपीवाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टोटल स्टेक एलजीएनएस किस तरीके से हो रहे हैं हमारे पास, लेस स्टेक हायर एपीवाई, इसको भी थोड़ा समझ सकते हैं। शुरुआत के समय में एपीवाई ज्यादा था क्योंकि कम एलजीएनएस स्टेक में थे, और उस समय ट्रेजरी का मतलब ग्रोथ हो रहा था। मार्केटिंग के हिसाब से भी देखेंगे तो लोगों ने काफी बड़ा एपीवाई और काफी अच्छा ज्यादा एपीवाई को एंजॉय किया, तो यही लिख रहा है लेस स्टेक मतलब हायर एपीवाई। बट आज के डेट में क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट ग्रो हो रहा है, प्रोजेक्ट मैच्योर हो रहा है, तो ज्यादातर लोग स्टेक कर रहे हैं, ज्यादातर लोग प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, तो रिवॉर्ड पूल का जो साइज है वो बढ़ते जा रहा है। फिर उसके बाद एलजीएनएस का प्राइस है हायर प्राइस मोर वैल्यूएबल रिवॉर्ड, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मोर वैल्यूएबल रिवॉर्ड है। इसका अर्थ ये है, चलिए अगर स्टेकिंग अभी मतलब परसेंटेज कम आ रहा है, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास वैल्यूएशन बढ़ रही है। अब आप इसको ऐसे मत कंपेयर करें कि नहीं पहले जो व्यक्ति ने आया था उसके पास तो कॉइन ज्यादा हो गए और आज उसके पास प्राइस भी ज्यादा हो गए, तो वो तो ज्यादा कमा रहा है। तो सिंपल सा बात है, टाइम इज मनी, वो आपसे पहले आया था, वो हायर एपीवाई ज्यादातर कॉइन को लेके चला गया है। अब फिर उसके बाद हो रहा है कंपाउंडिंग मोर फ्रिक्वेंट, जितना ज्यादा अगर 8 आवर के हिसाब से ये अगर हम देखें तो हमारे है वो थोड़ा ज्यादा दिखता है, अगर ये पर मिनट के हिसाब से कर दें तो भी ज्यादा होगा होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का कि कंपाउंडिंग का अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा कर दिया, जैसे अभी 8 घंटे का है, अगर 6 घंटे का, 5 घंटे का, 3 घंटे का कर दिया है तो आपको ज्यादा दिखेगा क्योंकि कंपाउंड उतना टाइम से ज्यादा हो रहा है। बट यहाँ पास प्रोजेक्ट को स्टेबल भी रखना है, ठीक मैकेनिज्म है 8 आवर्स का, ठीक है। लॉकअप टाइम लॉन्गर समय तक के लिए, मतलब जो मैंने बॉन्ड का बात बताया, जो लोग ज्यादा बॉन्ड में डाले स्टेबल रहा, तो वही बोल रहे हैं कि ज्यादा बॉन्ड पे जो लोग डालेंगे उससे ट्रेजरी का क्या होता है, मैकेनिज्म बढ़िया होता है, तो स्टेबल थोड़ा ज्यादा रहता है, एपीवाई भी बढ़ने का चांस रहता है। ये तो व्हाइट पेपर में भी लिखा हुआ है। प्रोटोकॉल चेंज ये कैन इंक्रीज और रिड्यूस एपीवाई। अब धीरे धीरे क्या है, प्रोजेक्ट मेच्योर हो रहा है, तो बहुत सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिक मैनर में है और डेवलपर्स टीम के द्वारा, क्रिएटर्स के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा उसमें। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने हिसाब से कोड परिवर्तित कर दिया जा रहा है, नहीं, वो तो जो डिप्लॉयड है उसके हिसाब से चलेगा। जब नया चीज डिप्लॉय होगा, नया कोड डिप्लॉय होगा, प्रोटोकॉल में कुछ नई चीजें आएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल की स्टेबल कॉइन, फिर हो सकता है मेटावर्स का भी कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट मैच्योर होगा और ये सब चीजें आएंगी तो आपको थोड़ा सा दिखेगा। तो अगर आज को मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूं इस तरह की चीजों को, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि एपीवाई कम हो रहा है। तो आप मन में ये भ्रम मत रखिएगा कि एपीवाई बहुत फिर से वापस से उतना आ जाएगा। हाँ, उसके लिए अगर बॉन्ड परचेस हो, ग्लोबल कम्युनिटी अगर बॉन्डिंग को ज्यादा ले और बर्निंग मैकेनिज्म थोड़ा फास्ट हो जाए, जो कि स्टेबल कॉइन के साथ पॉसिबिलिटी है और स्टेकिंग का रेशियो अगर थोड़ा सा हमारे पास मतलब उसमें चेंजेस हो, ये सब चीजें, तब थोड़ा एपीवाई बढ़ सकता है। लेकिन पुरानी तरीके से एपीवाई हो सके, प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली है लेकिन प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट काफी बड़ा हो रहा है, काफी मेच्योर है, 200 मिलियन की इसकी लिक्विडिटी क्रॉस कर चुकी है। अब अगर एक क्या कहते हैं साधारण व्यक्ति के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अगर एपीवाई कम हो रहा है, प्रोजेक्ट स्टेबल हो रहा है, ये तो हमारी ही है कि हमने उस प्रोजेक्ट में कब एंट्री लिया, और
प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर कम होते हुए भी जा रहा है, मान लीजिए पैसा 2 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, ऐसा समझने के लिए क्या बुरा है उसमें भी। क्योंकि आप ये समझिए कि इस तरीके से ग्रोथ कहाँ पास मिल पाता है। मैं बोला ना, धरातल को अपने नहीं भूलने चाहिए। आप जब ओरिजिन में नहीं थे या किसी प्रोजेक्ट में नहीं थे इस तरीके से, तो क्या आप साल भर में पैसे को 2 गुना 5 गुना नॉर्मल तरीके से कर लेते थे? मे भी कुछ लोग कर पाते हो, सभी लोग तो नहीं कर पाते हो। तो उसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। प्लस आप ये समझिए कि इतनी हाई लिक्विडिटी है प्रोजेक्ट में, ये 200 मिलियन प्लस, मतलब मेरा फंड तो मेरे पास है, आपका फंड आपके पास है, ठीक है, ग्रोथ रेट स्लो है, लेकिन मैं जब चाहूं तब उसको लिक्विडेट कर सकता हूं, मैं डॉलर बना सकता हूं उस चीज को। तो ये खराब सिम्टम्स नहीं है, ये अच्छा सिम्टम्स है। मैक्सिमम जो लिमिट थी एपीवाई की वो 0.4% थी, और मिनिमम लिमिट का ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना, तो व्हाइट पेपर में ना उसमें है। लेकिन इन प्रैक्टिकली ई क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो कम होगा, ऐसा नहीं है कि कम नहीं होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ 2 गुना 5 गुना 50% तो भी ग्रोथ हो और लिक्विडिटी इतनी हाई है, तो भी ये कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, क्योंकि प्रोजेक्ट ग्लोबल हो रहा है। और जब नया प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होगा तो एलजीएनएस के प्राइस बढ़ने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है, तो फिर भी आपको प्रॉफिट ही होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से तो अभी मुझे कुछ खास निगेटिविटी नहीं दिख रही है। प्लस जो उस समय जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था सर्वर में, उसके बाद से ये मैं चेक कर पा रहा हूँ कि इनकी कम्युनिटी, मतलब डेवलपर कम्युनिटी का बात करूं मैं, एक्चुअल मतलब कम्युनिटी, मतलब जो क्रिएटर्स हैं, भले वो डिसेंट्रलाइज हैं, वी डोंट नो हु द एक्चुअल बिहाइंड दिस कोड, बट they are active through the tutor or whatever the different mechanism, different platform, but they are active. It means what? They are engaged with this particular project, so it is the good symptoms, ये अच्छा चीज है। और एपीवाई का जो बात है, मैंने 3-4 फैक्टर बताया, इसके ऊपर और भी जब डेज में सेशन जैसा समय बनता है लेंगे, तब क्या कहते हैं, आपको और भी चीजें क्लेरिफाई होंगी। तो ये जो फील्ड है सर, ये क्रिप्टो का, ये बहुत बड़ा फील्ड है और ये अपॉर्चुनिटी का फील्ड है। आज से जो 10 साल 20 साल पहले के लोग जो स्टॉक मार्केट की अपॉर्चुनिटी को मतलब कि ये चूक गए, वो जो ट्रेन छूट गई, आपके पास ये दूसरी ट्रेन है कि इस ट्रेन को पकड़िए। लेकिन हाँ, हाँ, बहुत तरह के स्कैम भी होते हैं, सब चीजें भी होती हैं। उस तरह के स्कैम में प्रोजेक्ट, कुछ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें हाई लिक्विडिटी होती है और आप लिक्विडेट कर सकते हैं। तो अपने आप को एजुकेट करिए, जैसे भी एजुकेट करिए, एक एक चीजों को समझिए, क्योंकि अगर आप एजुकेट नहीं होते, आपका खुद का रिसर्च नहीं करते हैं या सीखते नहीं है किसी से या जैसे भी, तो आप अपना फंड लॉस कर सकते हैं। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बाकी समझाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ, जब जब समय है बताएंगे उस तरीके से। और ऐसा कुछ मतलब मुझे अगर प्रोजेक्ट में मतलब कि अगर कम एपीवाई भी हो, स्टेबल तरीके से चले, तो ऐसा मुझे कुछ खास निगेटिविटी नहीं दिख रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अब प्रश्न ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस जो होंगे वो स्पेशली केवल आज के टॉपिक से ही रिलेटेड लें, क्योंकि मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा है, बहुत सारी टेक्निकलिटी है, अलग अलग तरह के प्रश्न को आज लेंगे, अगर आज बताने लगूंगा तो फिर ये आज के सेशन का फिर कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स फॉर लिसनिंग। नाउ अमरदीप सर या फिर विनय कौशल सर, ओवर टू यू। हाउ आई कैन मेक अ होस्ट सर? अमरदीप सर इज कॉलिंग, एक मिनट मैं चेक करता हूँ होस्ट के लिए। अमरदीप सर आप मुझे कॉल करिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जो हो कर देते हैं उसको।
मैकबुक में, मेरे पास मैकबुक है ना, इसमें थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है। अनम्यूट देखिए। मैं अमरदीप के नाम से हूँ सर। विनय सर अनम्यूट हो गया। मैकबुक में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। अनम्यूट करिए तो विनय सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक नया लिंक से फिर से ज्वाइन हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पास कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मैं देख नहीं पा रहा हूँ उस चीज को, तो एक